चलिए सर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं 7 जन। तो हमने आज 3 टॉपिक टारगेट लिए हैं। नंबर 1 रेजिडेंशियल स्टेटस, थोड़ा सा इसका डेज वाला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कैसा बनता है। नंबर 2 कैपिटल गेन की थ्योरी, कि ट्रांसफर में क्या नहीं आता, किन किन चीजों की इंडेक्सेशन नहीं होती। एक लॉ क्या था 54 की एग्जम्पशंस जितनी हो सकती हैं। और एक लास्ट अदर सोर्स का वो चार्ट जो हमने लास्ट क्लास में वैसे किया हुआ है, कि मूवेबल इमूवेबल मॉनेटरी आइटम्स किसको माफ है, कितने तक माफ है, वो सारी बातें। तो पहला चार्ट मेरे पास है, पेज नंबर आ जाइए फटाफट ओपन करिएगा। 1.50, 1.50 रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, पहले देख पा रहे हैं आप लोग क्या, कि कितने तरह के लोग हैं पर्सन अपना, 6 या 7। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 अपने पास एच यू एफ, फिर फर्म, नंबर 4 कंपनी, 5 एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट क्या था एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कुछ बेसिस पॉइंट है रेजिडेंशियल स्टेटस के। इंडिविजुअल के लिए क्या होना चाहिए कृषि, स्टे इन इंडिया, वो इंडिया रहे कितने दिन, वो बात करेंगे अपन, ठीक है। मेरी समरी चार्ट मेरे पास है। एचईएफ के लिए कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जिसको मैं बोलता हूँ C&M, एंड स्टे ऑफ करता इंडिया होनी चाहिए। फर्म कंपनी के लिए सिंपल बात है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंपनी के लिए पोएम, POEM फुल फॉर्म, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और या फिर प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे इंडियन कंपनी रिलायंस, तो उसको क्या जनता है, तो कहाँ काम करता है, वो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी अदर पर्सन, सबके लिए एक ही वर्ड कॉपी कर दिया हमने, क्या जल्दी बोलिएगा, C&M ऑफ अफेयर्स, मतलब आपके बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, होली या पार्शली इंडिया। डन। टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस में दो थे, इंडिविजुअल एचयूएफ का एक तरफ कर दिया, बाकी सबका एक तरफ कर दिया। मोस्टली पेपर में वैसे जो पूछा जाता है इट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की दो बातें होती है, जल्दी बोलना, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट बन गए, जो मैं कल बोल रहा था, आपसे दोबारा पूछा जाएगा क्या आप OR हैं, OR ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर आप NOR हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डाउट सही है। मोटी मोटी बात करूं तो याद करा देता हूं, रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन थी, RPY में। RPY मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा आपको बताना चाहिए, 21-22। 21-22 में आपकी स्टे इंडिया में 182 डेज और क्या होनी चाहिए, मोर। पहला पॉइंट। मैं कह सर ये तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिन बोल दिया आपने। मैं कहा चलो तेरे लिए एक और ला बोल देते हैं, क्या 60 डेज। मैं क्या, हाँ ये ठीक लग रहा है, और मोर, ज्यादा तो चलो अच्छी बात है। इन केस में RPY रेलेवेंट, आप कहते थे तो आपने सीधे ही 1/3 कर दिया, 182 से 60, मैं पर आगे बोलूंगा। एंड क्या, 365 दिन और कितने, मोर, इन परसीडिंग, क्या वर्ड है, परसीडिंग 4 years इमीडिएटली किससे, RPY से, मतलब करंट ईयर को छोड़ के, उसके बैक, जैसे 21-22 को छोड़ दो, 21-22 से बैक 4 साल, 21-22 से बैक जाएगा तो पहला आ जाएगा 20-21, उससे बैक जाएंगे 19-20, अब 18-19, 17-18, उन 4 सालों में 365 दिन और मोर इंडिया होने चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कृषि क्या है, और है, इस दोनों में सरकार ने आपको इतना ऑफर पॉइंट दिया, इन दोनों के बीच में और है, कोई पॉइंट सेटिस्फाई करा दे तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। अगर आप कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई ना कर पाए तो क्या रहेंगे, NR नॉन रेजिडेंट। हाँ, इसका फर्क क्यों पड़ता है, इतना आप क्यों बहस कर रहे हो, इसका फर्क कल दिखाया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इनकम इधर कमाई, बाहर से कमा के इधर लेकर आए, तो वो तीनों में क्या क्या फर्क था, किसको माफ है, किसको टैक्सेबल है। अगर आप रेजिडेंट बन गए, OR बनने के लिए आपको 2 टेस्ट है, और याद होना चाहिए दोनों टेस्ट के बीच में एंड है, एंड मतलब प्लस है। पहला टेस्ट क्या, पिछले प्रोसीडिंग, क्या बोलूंगा वर्ड में, प्रोसीडिंग 10 years में कोई 2 साल आप इंडिया के क्या होने चाहिए, रेजिडेंट, रेजिडेंट होने चाहिए। अब रेजिडेंट बनने के लिए फिर वही बात, 182 और 60 दिन वाली बात और है। दूसरा पॉइंट, 730 दिन और मोर आपकी इंडिया में क्या होनी चाहिए अक्षित, स्टे, पिछले कितने सालों में, 7 years प्रोसीडिंग RPY, करंट ईयर को छोड़ के। हर, मतलब जो दोनों टेस्ट में एंड है, एंड मतलब समझता है प्लस, दोनों सही होने चाहिए तो आप आर तो बन ही गए, OR बन जाएंगे, वरना आर रहेंगे एंड NOR बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब यही बात अगले पेज पे करी हुई है, चेक करिएगा फटाफट। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, ये लॉ लिखा पड़ा, हमने यहां से नहीं पढ़ा था। अगर आपको याद हो, मेरी ये समरी नोट्स थे कुछ इस तरह से,
चार्ट मैंने 2-2 पेज के नोट्स दिए थे इनको, ठीक है। इनकम कैसे निकाली थी, 182 डेज और मोर इन द आरपीवाई, मतलब करंट ईयर में, और स्टे इन इंडिया 60 दिन और मोर, एंड 365 पिछले 4 सालों में। अगर ये दोनों में से कोई एक कर दो तो रेजिडेंट बन जाओगे। अगली एडिशनल कंडीशन के नाम से है क्या, रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर्स और मोर, लास्ट 10 ईयर में से, एंड स्टे इंडिया में 730 दिन और मोर लास्ट 7 ईयर में से। ठीक हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ। लॉ ज्यादा यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या पॉइंट था क्या नहीं, ये सब लॉ लिखा पड़ा आपके पास। आप आ जाइए मेरे पास पेज नंबर 1.55, जल्दी। पहला क्वेश्चन आपके सामने था, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आपको समझ आता है। पढ़ो जी। मिस्टर राम, एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कब छोड़ के जा रहा है इंडिया, जल्दी बोलो। 31 मई 2017 को, एंड कम्स बैक 15 मई 2020 को, वापस भी आ गया। ओके। ही अगेन लीव्स इंडिया 10 जून 21 को, तो फिर चला गया। फिर 14 जनवरी 2022 को फिर वापस आ गया, ठीक है। ही इज लिविंग इन इंडिया सिंस देन, तब से वो इंडिया में ही है। ओके। डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर कौन सा, जल्दी बोलो। 21-22। सुनने वाली बात ये है, पहले तो ईयर नोट किया करो, ईयर नोट किया करो। तो हमें किस साल का स्टेटस निकालना है, जल्दी बोलो। 21-22 का। आराम से चेक करो कितने कितने दिन वो बाहर था, फलाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं एक चीज जानता हूं, राम है तो ये पहली बात तो धीरज हमारा ये कौन हुआ, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए आपने कहा था रेजिडेंट बनने के लिए 2 पॉइंट है, करंट ईयर में 182 और 60 वाला, फिर देखना पड़ेगा मुझे। तो चेक करो 21-22 में भाई साहब कहाँ थे, जल्दी बोलो। कहता ही अगेन लीव इंडिया, किस दिन इंडिया छोड़ के गया, जल्दी बोलो। 10 जून 21 को। दिमाग लगा, मतलब 10 जून तक तो इंडिया में था, तो दिन जोड़ू। अप्रैल के 30 दिन, गलती ना करना। मई के 31 दिन, बल्कि भाई तू जून के भी जोड़ेगा कितने दिन, 10 दिन। तो हमने कहा था डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ डिपार्चर, दोनों ऐड करने, ये नहीं हमने लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया। तो 10 को चला गया जी, अब चला गया है तो इंडिया में ही था, उसको इंडिया मानो। 10 को आया होता तब भी क्या मानो, इंडिया। आगे चल। फिर वापस कब आया, 14 जनवरी 22 को। ले फिर जोड़, जनवरी के कितने दिन आएंगे, जल्दी बोल। जनवरी, फरवरी और मार्च, आराम से देखियो, बिल्कुल सही कह रहा है। 31 का महीना है, शायद ज्यादा नहीं आएंगे, 18 हो जाएंगे। अब 14 भी माने ना, 14 जनवरी को भी इंडिया मानिए, 31 का महीना है, 13 दिन बाहर निकाल दे, तो 18 दिन जनवरी के, और फरवरी के 28, लीप ईयर नहीं है। ओके। 31 दिन मार्च के, टोटल कर, इन सब का टोटल कर लीजिए अपना 30, अपने पास 30 है, 31 है, 10 है, 18 है, 28 है और 31 है। तो ये मेरे पास बनते हैं जी 148 डेज। चेक करो बुक में बनते हैं, बट आप कहेंगे सर फंस गया, 148 डेज पे तो रेजिडेंट बनता नहीं, तो पहली कंडीशन तो जीरो हो गई। आपने मुझे कितने दिन कहा था, 182 डेज। आप कहते कोई बात नहीं, जस्ट काम। अपने पास दो लो है, दो लो क्या, एक तो पहला था, दोनों में और है ना, मैं कहा ये तो हो नहीं पाया, कोई नहीं सर। दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, देखो 182 डेज और मोर चाहिए थे मुझे अभिनव इन द RPY में। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, आपके सामने अभी तो टोटल किया 21-22 में, वो है कितने दिन यहाँ पे, 148। चलो, दूसरा लॉ क्या था, 60 दिन। अगला खुश हो गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 60 दिन हूं मैं, क्योंकि 148 है तो ज्यादा ही हूं मैं। रुक तो जा, पूरा कहानी तो सुन ले। 60 दिन एंड 365 दिन इन परसीडिंग कितने सालों में, 4 साल। ले फिर मेरी बात करवा इनसे, 4 साल पहले लिखवा दे। कौन सा, 21-22 तो प्रीवियस ईयर है, उसको छोड़ दे। आराम से पहले मुझे ईयर लिखवा, 21-22 से बैक चल, 20-21 याद आ रहा है कुछ, इसके बैक चल, 19-20 इसके बैक चल, 18-19 इसके बैक चल, 17-18। ले टोटल कर लेते हैं भाई मेरे, देख के बता तेरी कहानी क्या कहती है, बोल। शुरू करूं कहां से। कहता मिस्टर राम इंडियन सिटीजन है, इंडिया लीव करा फॉर द फर्स्ट टाइम, कब इंडिया छोड़ के गया, जल्दी बोल। 31 मई 17 को, एंड कम बैक आया कब, 15 मई 20 को। पर तो बड़े आराम से करने वाली चीज है, ये सुन मेरी बात, 31 मई को इंडिया छोड़ के गया, हमें 1/4/17 से चाहिए, तो मतलब कुछ दिन तो इंडिया में था, अप्रैल और मई, अप्रैल और मई, 31 मई को गया ना, अप्रैल और मई कितने दिन हुए, जल्दी बोल। 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 61 डेज तो यहीं पे था। चलो, फिर ऐसा भाई जहाज चढ़ा, 17 को गया, 17 से 18 आया नहीं, 18 से 19
ये भी स्किप कर गया। 19 से 20 भी स्किप कर गया भाई साहब। वो तो 20 में कब आया जल्दी बोल। 15 मई 20 को। ओके, फिर दिमाग लगा 15 मई 20 से लेके फिर तो 10 जून 21 तक यही था, मतलब 15 मई को वो इंडिया आ गया। तो अब दिन जोड़ लीजिए, देखिए फटाफट। तो 15 मई से मई के दिन जोड़ 31 का महीना, 14 दिन छोड़ दे, तो 15 को 15 दिन भी जोड़ेंगे ना यहाँ पे, तो 17 दिन। लो जुड़वाइए, फिर मुझे एक साइड पे लिखवा लीजिए, यहाँ पे जोड़ दूं मई के 17। वैसे हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, कारण क्यों, वो आदमी इंडिया में ही था। 365 में से डायरेक्ट अपा माइनस कर देते हैं, ठीक हो गया। लो करवा दीजिए फिर सीधा मुझे। तो वो टोटल साल के 365 होते हैं, माइनस अप्रैल के 30 छोड़ दे, और उसके 14 अगर मैं निकाल दूं, तो इनके अकॉर्डिंग एक दिन का फर्क नहीं होना चाहिए। मैं मई के कितने बोल रहा हूँ, इंडिया कब आया वो जल्दी बोलना। 15 मई को। अगर 15 मई से काउंट भी करें तो कितने दिन बन जाएंगे, 17 बनेंगे। 15 मई से 17 बन गए, हाँ ठीक है। मतलब जून की स्टार्टिंग, हाँ 31 तक देखो ना। 15 तारीख देखिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 दिन ये हो गए, 11 पिछले हो गए, 17 हो गए, ठीक है। तो 17 दिन ये, और अगर इसको हम माइनस भी करें, लीप ईयर तो नहीं है ये मुझे बताइए। अपना 20 21 है, हाँ तो एक दिन का फर्क पड़ रहा है इनके अकॉर्डिंग। ये 322 कह रहे हैं, अगर मैं डायरेक्ट माइनस करूं तो इनके अकॉर्डिंग जोड़ लेता हूँ। 17 ये जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, 28 फरवरी के, और 31 उसके। मेरे 321 आ रहे हैं, चलो इनके 322 आ रहे होंगे। ये किस तरह से कर रहे हैं ये, अपना यहाँ पे 321 आ रहा है, पर फेल तो तभी हो गया, नहीं बच गया। कारण 321 प्लस अगर मैं 61 करूं तो 382, एक दिन का फर्क पड़ रहा है हमारा। मैं वही सोच रहा हूँ, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। पर वो आया 15/5 को ना, लीप ईयर का मतलब नहीं बनता। लीप ईयर होता तो वो फेब मंथ का होता, वो फेब मंथ। मैं 20 का सोच रहा हूँ, हाँ उन्होंने 21 का ले लिया तो पता नहीं चलता, ऐसा कुछ भी गड़बड़ मान लो। पर वही पॉइंट है, फिर भी वो मैच कर गया। करंट ईयर में कितने दिन चाहिए जल्दी बोलो। 60 दिन। आपके कितने हैं, 148। पिछले 4 सालों में कितने चाहिए, 365। कितने बन गए, चलो एक दिन का मैं 382। चलो आपका एक कंडीशन टेस्ट तो पास हुआ। आप मेरे लिए क्या बन गए जल्दी बोलो, रेजिडेंट। ठीक हो गया। अगर इसका मैं फर्दर स्टेटस बताऊं, क्या ये ओआर है या क्या एनआर है, और मैं गारंटी ले सकता हूं ये बंदा पक्का क्या होगा, ओ आर। ओ आर ना, कारण क्यों, वो पहली बार इंडिया छोड़ के कब गया, 31 मई 17 को, मतलब उससे पहले कब था वो इंडिया में ही, यही तो बैठा रहता था। अब पिछले 10 साल जब देखोगे भाई साहब, 21 22 को छोड़ के, तो सारे यही थे। तो सोचने की जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने बड़ा क्लियर माइंड बोल दिया। 7 साल भी देखिएगा, 4 साल छोड़ दे चलो, अभी 3 साल बढ़े हैं, इंडिया में ही था वो। बल्कि इसमें भी 300 आधे दिन तो है ही है। तो चेक करिए आंसर, ऊपर ये पढ़ लीजिए, सारा लॉ मेरी तरफ से ओके है। यहाँ से पढ़ना, अक्षय रीड करना मिस्टर राम से थ्योरी। मिस्टर राम फुलफिल सेकंड टेस्ट ऑफ सेक्शन, याद आया सेकंड टेस्ट, 60 प्लस 365 वाला। एज ही स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 365 इन द 4 साल में प्रोसीडिंग ईयर इन क्वेश्चन, एंड आल्सो स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 60 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, बोलते हैं इसको, वर्ड फर्क रखना। सो ही बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, कौन सा 21 भाई, आगे पढ़। ही बिकम्स ordinary resident in India as he fulfills both the conditions of बन की बात आगे। Hence he is a resident under section 6(1), तो लॉ तो सेक्शन तो याद नहीं रहेगा, अब बोलते हैं रेजिडेंट है, एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एज ही वाज रेजिडेंट फॉर मोर देन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ कितने, 10 ईयर, लॉ जरूर लिख देना। एंड प्रोसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड ही वाज इंडिया मोर देन 730 दिन आउट ऑफ कितने, 7। अब तो देख रहा है इसने प्रूव भी नहीं किया। क्यों, मेरे वाली बात वही कॉमन सेंस है भाई साहब। वो पहली बार मेरी केस में लो, मेरे केस में अगर आप कभी रेजिडेंस स्टेटस चेक करो, इससे पहले था ही कहाँ, था ही कहाँ, कहीं बाहर नहीं गए, हमेशा ही कहाँ होते हैं, इंडिया, हमेशा ही कहाँ होते। तो ऑलवेज सब बेफिक्र कहिए, ये बंदा ओआर तो पक्का है। बात रेजिडेंट की चल रही है, क्योंकि उसने 2017 से आना जाना शुरू किया फॉरेन, तो कभी वो वहां होता है, कभी इधर होता है। जब वो बन गई बात, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपकी सर उससे, और लिखा नहीं हुआ पढ़ो, फर्स्ट टाइम 31 मई 17 को लीव कर। तो थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहा हूं मैं तो जस्ट आपको, कि वो क्या तरीका हो सकता है। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन था। इसके बाद ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है छोटू सा, क्वेश्चन नंबर 2 करने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, एक मैंने आपको पढ़ा के दिखाया कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज का सिस्टम क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने कल एक इसका टॉपिक टिक किया था, जल्दी बताइए मुझे, कौन सा, ये एचयूएफ का पढ़ लो, पेज नंबर 1.58।
पेज नंबर 1.58 पे। एचयूएफ में भी दो बातें सर, रेजिडेंट क्या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनेंगे तो फिर दो बातें कौन सी, ओआर और एनओआर। रेजिडेंट बनने के लिए यहाँ थोड़ा सा लॉ बड़ा डिफरेंट है, ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 1.59 पे पढ़ो। एचयूएफ इज पढ़ना, एचयूएफ इज सेड टू बी रेजिडेंट इन एवरी केस एक्सेप्ट वेयर ड्यूरिंग, बस कहता जी सीधी बात कहता मैं हर केस में आपको रेजिडेंट कह दूंगा, तब कब नहीं कहूंगा सुनो क्या, वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होली आउटसाइड इंडिया चला गया, पूरा पार्शली इंडिया रहेगा हम नहीं कहेंगे, होली जिस दिन बाहर चला गया कंट्रोल मैनेजमेंट मैं को क्या कह दूंगा, नॉन रेजिडेंट, बात खत्म हुई। इट मींस दैट एचयूएफ इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द इंडिया इवन पार्शली, तो ये रेजिडेंट बन जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं कि आधा आधा कर लो आप चल जाएगा काम, मैं तब भी आपको रेजिडेंट बोल दूंगा। हाँ अगर आपने रेजिडेंट बनने के बाद ओआर एनओआर बनना है तो टेस्ट सेम है, बस वो टेस्ट एक बंदे को परफॉर्म करना है, किसने, करता है, नीचे लिखा हुआ है पढ़िए, बॉक्स में इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है मेन आंसर। रेजिडेंट बनने के लिए धीरज में क्या चाहिए, कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया होली और बस उल्टा बोलते पेपर में, ये सर उल्टा ही लाइन को फिर लिखा हो कि अगर उन्होंने एनआर का स्टेटस लेना है या बनना है तो होली बाहर होना चाहिए, पार्शली नहीं। पार्शली अगर पार्शली बाहर हुआ तो मींस दैट पार्शली इंडिया है, फिर तो रेजिडेंट बन जाएगा। इसलिए अब रेजिडेंट एचयूएफ इज सेड टू बी ओआर इफ करता फुलफिल बोथ द कंडीशन, नंबर वन बोथ द कंडीशन, दोनों वही 10 साल में से पढ़ो, करता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, ठीक हो गया, फ्रॉम द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से, और 730 दिन इंडिया में चाहिए पिछले 7 सालों, डन हो गया। तो नोट आउट नहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं, उन दो टेस्टों में एक टेस्ट भी फेल हुआ तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट तो रहेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर बच्चा कहता है सर जो क्वेश्चन हमने वो पढ़ाया था चार्ट वाला, आर ओ आर एन ओ आर एन आर, वो किस पॉइंट से हमारे पास आएगा, वो इंडिविजुअल के लिए बताएगा। लॉ थ्योरी किसी का भी आ सकता है, थ्योरी एचयूएफ का भी पूछ सकता है स्टेटस, न्यूमेरिकली पूछ सकता है 5 नंबर नंबर डेज वाला, करता कहाँ था कहाँ नहीं था, आया हुआ है 5 नंबर का। पर जो वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ चार्ट वाला, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, वो सिर्फ इंडिविजुअल के पॉइंट से आएगी, डन। ये आगे जाके स्टेटस आ रखा है जी नॉन रेजिडेंट का, छोड़ दो हमें कोई मतलब नहीं है। ये एओपी बीओआई कंपनी की बातें, ये रहा कंपनी का स्टेटस, पेज नंबर 1.60 पे लास्ट, 1.60 पे लास्ट में दिया हुआ है पढ़ो। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी क्या दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो दो स्टेप है जी, नंबर वन या तो वो धीरज क्या हो इंडियन कंपनी, फिर तो यार बड़ा कॉमन सेंस है, इंडियन कंपनी मींस वो इंडियन कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है 2013 में, या फिर उसका पोएम शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म प्लेस ऑफ इफेक्टिव, देखो वर्ड पर चेंज है, वहां कंट्रोल मैनेजमेंट था, वर्ड वही लिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा, इफेक्टिव मैनेजमेंट की प्लेस वो एट द टाइम इन दैट ईयर कहाँ होनी चाहिए, इंडिया। मींस दैट वैसे क्या होती है इसका मतलब कृषि टॉप मैनेजमेंट, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है सीईओ सीएफओ जो भी इसको केएमपी बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल्स, वो कहाँ बैठते हैं, इंडिया होने चाहिए। देखो मैंने ये कहा, ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करी, क्या है एक थोड़ा सा लास्ट टाइम कभी पहले पढ़ा था ये चार्ट सा, जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, रेजिडेंट इंडियन कंपनी हो ऑलमोस्ट, या फिर नॉन इंडियन कंपनी बाहर की कोई है, अगर उसका हैविंग टर्नओवर क्या चीज है ग्रेटर देन 50 करोड़, तो उसका पोएम तो इंडिया में होना चाहिए चीज। सर कहते हैं ये क्या चीज आपने कहा पोएम इंडिया होना चाहिए, आपने तो 50 करोड़ की बात नहीं करी, ये भी हमें यहाँ पढ़ के पता चला था, हम सीए में भी नहीं पढ़ते ये चीजें, बीकॉम ने थोड़ा ज्यादा दे दिया हाई लेवल पे। चलो हमने पोएम की जिद करी कि अगर फॉरेन की कंपनी है तो इंडिया में उसका पोएम होना चाहिए, पर ये कहा हर बंदे को भी तंग ना करो यार, अब जिसका 50 करोड़ से, फिर भी 50 करोड़ बहुत छोटी लिमिट है, अब फॉरन पूरा गवर्नमेंट कहती है अमाउंट तो अमाउंट ही है। अब कल को कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके 10 करोड़ का बिजनेस करे, अगर उसका पोएम इंडिया नहीं है तो हम उसको तंग नहीं करेंगे, वो छोटी कंपनी है। तो पढ़िए इधर लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट नॉन इंडियन कंपनी हैविंग टर्नओवर, क्या लिखा हुआ है लेस देन 50 करोड़ ऑलवेज उसको बोल देंगे, ग्रेटर देन 50 करोड़ अदर नॉन कंपनी क्या है, पोएम इज नॉट इन इंडिया, सिंपल। तो मींस दैट 50 करोड़ तक आपका पोएम का पॉइंट हम देख लेंगे, 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हुई देन यू हैव मस्ट, अगर रेजिडेंट बनना है तो पोएम कहाँ होना चाहिए, जैसे हर कंपनी लगा लो, गूगल का फॉर्म किया है उसने मेन अपना पोएम जो ना सीईओ है सूरज पिंचोई, वो इंडिया में तो बिठा रखा है, तभी तो बिठा रखा है, इसलिए कर ये चीज है, इवन टॉप मैनेजमेंट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग की। तो ये डन है जी, ये चार्ट मैंने कल टिक कराया था। इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपको यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पेज टिक कराया था, अगला पेज याद, अगला नहीं सॉरी 72 पे है, 72 पे 1.72 पे वन, ये टेबल टेबल याद है, 6 इनकम थी, इनकम कमाई बाहर मिली यहाँ, इनकम मिली यहाँ कमाई बाहर, उल्टा हो जाइए। तीसरा पॉइंट इनकम कमाई बाहर मिली बाहर बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। फोर्थ इनकम कमाई बाहर
मिली बाहर, बिजनेस भी बाहर, तो पहले वाले में ओवर में। फिफ्थ पॉइंट वैसे मिलता जुलता है, इनकम कमाई बाहर, मिली बाहर फ्रॉम एनी अदर सोर्स। और लास्ट, इनकम कमाई बाहर थी पर आज पास्ट ईयर की इनकम है, आज उसको करंट ईयर में क्या कर रहे हैं, रिमिट लेकर आ रहे हैं। जैसे 5 साल से रेंट इकट्ठा हो रहा था डॉलर्स में कनाडा अकाउंट में, तो आज मैं गया तो 5 साल का रेंट इकट्ठा ही ले आया। सरकार कहती टैक्स, मैं किस बात का, तो हर साल जब मैं कमाता था आपने एक्रूड बेस पे टैक्स लगाया तो है फ्रॉम एनी अदर सोर्स बोल के, तो इसलिए। तो ये चार्ट पढ़ लीजिए। पहली इनकम, सरकार का मानना यह है कि एनआर से तो टैक्स अपन दो इनकम पे लेंगे, जो इनकम वो इंडिया में कमाता है या जो पैसा उसको इंडिया में मिलता है, बस देख लो पहला पॉइंट। इनकम रिसीव इंडिया में हुई तीनों में, इनकम कमाई इंडिया में तीनों में। उसके बाद कंट्रोल वाला पॉइंट पहले दो में, पहले दो मतलब एनआर को तंग नहीं करेंगे, बनता भी नहीं यार। अब कोई फॉरेनर है वो इंडिया में आके काम करता है, उसका बिजनेस भी फॉरेनर से कंट्रोल है, तो उसका इंडिया में क्या काम, पर इंडिया से कमाता है तो वो पहले पॉइंट में आ जाएगा। पर यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नड आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड एंड बिजनेस इंडिया में सेटअप, तो पहले दो में एनआर को तंग नहीं करेंगे। फोर्थ, आउटसाइड इंडिया तो हम तंग नहीं करेंगे पर बिजनेस भी बाहर है। और फिफ्थ, अदर सोर्स, मेरी एग्जांपल एग्रीकल्चर बेस्ट है। और लास्ट इज द पास्ट ईयर इनकम्स को इंडिया में लेकर आना। इसके हमने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ये वाले क्लास आपके पास ऐप पे एक क्लास मैंने कराई थी रिसेंटली रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम पे, उसमें थे, तो आप इसको घर जाके देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 आई थिंक सो बेस्ट। पर रिमिटेड और रिसीव्ड वर्ड को मैंने कहा था सेम मत मान, रिमिटेड एंड रिसीव अलग है। रिसीव होना इंडिया में तीनों में, रिमिटेड भेजना है कोई मतलब नहीं है। और जान के वो लिखा 40,000 कमाए, 25,000 रिमिट कर दिए इंडिया को, हमें क्या लेना, हमें रिमिटेंस से कोई मतलब नहीं है। डन। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चंस आपने एक बार देख लीजिएगा। अनसोल्ड मैंने इसके काफी पहले मैंने पीडीएफ स्कैन तो करी हुई है, काफी बनाए थे स्टार्टिंग में तो बहुत बनाए थे। ठीक है, इसके मैं फिर भी आपको रनिंग क्लास में कभी मैं करा दूंगा। 19 या 20 से स्टार्ट कराए थे मैंने, अकबर सारे कर रखे हैं मैंने, ये आपसे ही करवाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ मेरे पास है जी रेजिडेंशियल की, हमने यहाँ से पढ़ लिया वो 2 टेस्ट 3 टेस्ट। बट मैंने 3 लोगों के लिए भी दो डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या, डे एंटर्स इंडिया एंड डे लीव इंडिया, उसको क्या मानेंगे, इंडिया मानेंगे। और डन, और कुछ नहीं है। एक 3 पॉइंट थे अगर आपको याद हो, एक्सेप्शन, इंडिविजुअल की एक्सेप्शन क्या, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, नौकरी के चक्कर में। दूसरा, इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप के, इंडियन शिप के क्रू मेंबर मतलब उसके मेंबर है, ठीक है, नेवी मेंबर, लीव इंडिया कर रहे हैं ड्यूरिंग ईयर। या फिर आप इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बताया था व्हाट डू यू मीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप, आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, या अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान तब इकट्ठे थे, बांग्लादेश तब के हैं, तो वो चीज। एंगेज आउटसाइड इंडिया, एंगेज मतलब वहीं पे रहते हैं, जैसे मैं चलो आज यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो अपने वाली भी जनरेशन फॉरेन चली जाए तो अपना कोई ना कोई पिंड या गांव का लिंक तो होती है, चलो आज और इंडिया के मार के आती हैं चलती हैं, ठीक है, अपना गांव है, वही मिट्टी वाली याद सिस्टम होता है। पर देखने की बात है वहां पे आया कौन, अगर मेरी बेटी वहां से आएगी तो लिंक क्या होगा कि मेरे फादर कहाँ के थे, इंडिया, बल्कि मैं भी चलो मान लो वो बाहर ही होता तो मेरे मेरे फादर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ के थे, इंडिया। 3 पीढ़ी तक देखेंगे, खुद वो, मैं और मेरे फादर। अगर कोई इंडिया से लिंक है तो उनको कहा जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके बाद ही कहेंगे, ठीक हो गया। वो एम्प्लॉयमेंट भी बाहर ही करते हैं। आज इंडिया क्यों आए, सिर्फ विजिट घूमने के लिए, तो और उनकी टोटल इनकम, ये अब पॉइंट आ गया, टोटल इनकम का पहले नहीं होता था, उनकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, इंडियन इनकम मतलब फॉरेन इनकम छोड़ दो, कितनी है, अप टू 15 लाख। तो कुल मिला के इन 3 लोगों के लिए कृषि, हमने स्टेटस क्या पूछा, वही रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। आपने कहा था रेजिडेंट बनने के लिए कितने लोग हैं, दो, 182 और कितने, 60 दिन वाला। इनके लिए स्ट्रिक्टली धीरज सिर्फ एक ही पॉइंट है, 182 डेज और मोर। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये तो गलत है यार, अभी तो सबको मौका दे रहे थे, तू 182 नहीं कर पाया तो चलो 60 वाला कर, नहीं, इनको स्ट्रिक्ट है, तभी एक्सेप्शन बोली मैंने। इन 3 लोगों, जो नौकरी करने बाहर गए, जो क्रू मेंबर हैं, जो बाहर ही काम करते हैं पर इंडिया घूमने आए, घूमने भी क्यों आएंगे यार, कॉमन सेंस जाकर फॉरनर को इंडिया घूमने आएगा, उनका जो शौक है ये चीजें दिखाना करना करना, ठीक है, अपना तो लिंक होगा ना, मेरे पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स का लिंक होगा, तो मैं आया। तो उन्होंने कहा जी आपके लिए 182 डेज इज द
कंडीशन। मैं कहता तो बहुत ज्यादा है, चलो कहता आपके लिए थोड़ा लॉ में चेंज कर देते हैं, दूसरा रूल ओपन कर देते हैं। मैं कहा बड़ी खुशी की बात है, 60 दिन ना, 60 दिन की जगह कितने दिन, 120 दिन। मैं कहा, ये क्या सिस्टम है, कहना हम तो डबल करेंगे, 120 दिन एंड 365 वही पिछले 4 सालों में। मैं कहा चलो फिर भी कुछ तो कम करे, अब मान ले मेरी यही 140 एडल में आ जा, फिर भी फायदा है, 182 तो कर नहीं पाया, 60 दिन में दे नहीं रहा, तो चलो 120 दिन। पर कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन एक और है, आपकी इंडिया में इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि मुझे क्या फायदा, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा हो, कोई टैक्स टूक्स तो बने, तब मैं आपके लिए रास्ता खोल सकता हूँ। बट आपको लिए फिर हाँ करना पड़ेगा, आप मेरे लिए रेजिडेंट तो बन जाएंगे, पर आप मेरे कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप कहते नहीं मैं आपको एंट्री नहीं दे रहा किसी क्लब में, आप कहते नहीं जी एक बार दिखा दो क्लब में एंट्री जाना, मैं कहा कंडीशन है लिख के जा, तू 1 घंटे के ऊपर टाइम लगाएगा, वो टेबल खाली करेगा, जैसे क्लब में होता है, ये मिनिमम बिल तेरा इतना होगा। आप कहते हैं तो मैं क्या ज्यादा है, ये तो तुझे टेबल दे रहा हूँ, फिर दोनों पासे हो गए ना, अगले ने टेबल भी दिया, फिर कंडीशन अगले भी सुननी पड़ेगी। सेम अगले अगले दिन रास्ता ओपन किया, 60 दिन की जगह 120 कर दिए। मैं क्या ज्यादा है, मैं क्या 182 से तो कम है, हाँ चलो वो भी ठीक है, वो 120 दिन प्लस 365 पिछले 4 में, वो तो होते मुझे कोई खास कर, अगर मैं 120 दिन के लिए आया करूंगा हर साल, तो पिछले 4 में तो 480 वैसी हो गई, तो 365 करनी। इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब आपको अपना पैसा यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इनकम बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी नहीं, इनकम, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी का 2 करोड़ की ले दोगे, ले लेके प्लॉट रखी जा रही हो, इनकम, कोई इंटरेस्ट, कोई एफडी, कोई शेयर्स, कोई डिविडेंड्स, कुछ भी, ये चीज होनी चाहिए। 15 लाख से इनकम बोल रहा हूँ, इनकम 15 लाख होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम कुछ भी, तो मैं आपके लिए रास्ता ओपन करूंगा, वरना रास्ता ओपन नहीं करूंगा। क्लियर हो गया। और ये रास्ता हमने ओपन भी किसके लिए किया था, अगर मैं बताऊं, तीनों लोगों के लिए नहीं, सिर्फ जो इंडिया घूमने आते हैं, जो क्रू मेंबर है, ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जब नया आया था, उनके लिए वही 182 डेज, जो इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं उनके लिए वही 182, जो घूमने आए उनके लिए हमने ओपन करा, तो इन नोट लिखा हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, मतलब ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हो, बॉर्न उनका जन्म कहाँ हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे पुराने बुजुर्ग आज के मूवीज में दिखाते हैं, वो कहते हैं दूसरा पंजाब, दूसरा पंजाब मतलब बोलते हैं पाकिस्तान में लाहौर, ठीक है, में कराची, जो मेन बोल देते हैं। आज भी किसी पुराने बुजुर्ग, बहुत पुराने, वैसे अपने वाले तो इधर के ही हैं, तो अमृतसर के जो साइड वाले उनको ज्यादा पता है, क्योंकि वो लोग बाघा बॉर्डर, आपको पता हो, मेन पहले इकट्ठे ही तो थे, ये तो बॉर्डर बन गया, लाइनें बन गई, ठीक हो गया। उनका आज भी इंटरेस्ट कहीं ना होता है, जिन्हें लाहौर में देखा क्या देखा है, कैसे बॉर्डर, वो जो अच्छी चीज है, पर वहां जाके अपना पासपोर्ट खराब करने वाली बात है, कि साला वहां चले गए पाकिस्तान का ठप्पा लग जाएगा, कि साला ये पाकिस्तान जाता है बंदा क्या होगा, मगर आतंकवादी टाइप कुछ ना हो, कह रहे जिंदगी में कहीं नहीं जाना तो पाकिस्तान का ठप्पा लगा लो बस, फिर मुड़ के किसी कंट्री का वीजा नहीं लगना, ना साला यूएस का लगने लगा था, काटी मार पाकिस्तानी बंदा है, क्यों बुलाना है इसको, पता नहीं वहां क्या करने का, अच्छा वाला बंदा है ये। तो ये कुछ कंट्रीज हैं ऐसी जो बदनाम कहते हैं पर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन रीजन टोटल इनकम अदर देन 15 लाख है, तो सेकंड कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, बस 60 दिन की जगह कितने दिन हो जाएंगे, धन याद रखिएगा। और इसी में मिलता जुलता बाकी पॉइंट में कॉपी कर दूंगा। और एक लॉ और था लास्ट, डीम्ड रेजिडेंट, क्या पॉइंट था, डीम्ड। इसमें हमने क्या करा था, कृषि ये उन लोगों के लिए सरकार पॉइंट लेकर आई जो कहीं के नागरिक नहीं है। अच्छा ये कौन लोग है जो कहीं के ना, लोग कहीं ना कहीं के तो नागरिक होते हैं, मैं क्या है इंडियंस बाय द नेचर ऑफ डोमिसाइल, बाय द नेचर उनकी रेजिडेंस पुराना यहीं के थे, और कहीं के नागरिक नहीं है, मोस्टली थे दुबई। अब दुबई में आपको पता पीआर नहीं मिलती, वहां आप जाइए काम करिए पैसा कमाइए इंडिया जाइए, जब पैसा भेजी चाहिए, वहां टैक्स नहीं है, वहां सिर्फ जीएसटी भी नहीं है, वैट है अभी तो 5% फ्लैट, सीधा सिस्टम उनका, ठीक है। तो जो भी इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं है, वो जोड़ी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, उड़ाई जा रहे हैं, या इंडिया में इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, ये सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो वो सिस्टम है, तो वो वहां के नागरिक नहीं। अब कनाडा जाएंगे तो कनाडा की पीआर मिल जाती है, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में मिल जाएगी, पर नागरिक तो बन जाएंगे, सिटीजनशिप तो मिलेगी उनकी, ग्रीन कार्ड कभी तो मिलेगा, पर ये तो नहीं मिलेगा ही नहीं, पर दुबई में तो मिलेगा ही नहीं। तो वहां हमने क्या पॉइंट रखा उन लोगों के लिए, कि हिंदुस्तान सरकार ने कहा जो कहीं के नागरिक नहीं, उनको हम अपना नागरिक मान लेंगे, किस बेस पे, डीम्ड रेजिडेंट, बट तब मानेंगे अगर उनकी भी इनकम इंडिया में क्या है 15 लाख से, हर बंदे को थोड़ा अपना नागरिक बनाई जाएंगे, तो 15 लाख से ज्यादा। ये 3 पॉइंट थे, बाकी आपका रेजिडेंट में, और ये अमेंडमेंट थी एक्चुअली, जो मैंने पहले बहुत डीपली किसी क्लास में डिस्कस करा हुआ है, दोबारा भी कई बार हो गया, आज फिर एक बार कर दिया, फिर रह ना जाए आपके मन में कि पेपर टीचर पूछे डीम्ड रेजिडेंट क्या चीज होती है, आप कह सकते हैं दुबई वालों के लिए आया था, सिंपल वो चीज है।
डन। इसके अलावा इसमें और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। डन है जी। इसके बाद अपा मेन करते हैं अपना कैपिटल गेन का। बुक है आपके पास ना, पेज नंबर ओपन कर लो 2.155, दूसरे यूनिट में, यूनिट 2 में जाके लास्ट में 2.155। 2.155। डन है जी। उसके नीचे एक थ्योरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ लीजिए, टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, मिल गया 155, ये थ्योरी पॉइंट्स है। ये वैसे भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, चलो मैं यहां से पढ़ा देता हूँ, बुक भी जरूरी है आपके लिए, वरना मैंने लॉ में पेज नंबर 2 है हमारा, जो पीडीएफ थी मेरी, वो समरी दी थी मैंने कैपिटल गेन की, उसके अंदर भी है ये। मतलब इन इन चीजों को ट्रांसफर मानते हैं। क्वेश्चन सुनना, दो क्वेश्चन है। किन किन चीजों को ट्रांसफर नहीं मानते, किन को ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब, अगर मेन कैपिटल एसेट को ट्रांसफर ही नहीं मानते तो कैपिटल गेन क्यों लगेगा। जिनको ट्रांसफर मानते हैं फिर कैपिटल गेन लगेगा, कितना लगेगा वो बात करेंगे अपन। तो पढ़िए पहला पॉइंट, ट्रांसफर अंडर सेक्शन इनकम टैक्स, ट्रांसफर हैज बीन डिफाइंड एज, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। पहला पॉइंट आइए, द सेल एक्सचेंज रीलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, इट्स अ डेफिनेशन। मतलब से अब अभी तक तो आप ट्रांसफर मेन वर्ड क्या सुनते थे नॉर्मल भाषा में, सेल, प्रॉपर्टी बेच दी, तो या ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। इन्होंने वर्ड बताया एक्सचेंज करना भी ट्रांसफर है, या रीलिंक्विशमेंट बताया था राइट वेव ऑफ करना, राइट छोड़ना भी, राइट छोड़ना भी। मैंने कहा दो भाई थे प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे, 5 करोड़ का ही शोरूम है, मैं कहा छोड़ यार मैं अपना शेयर नहीं लूंगा, मैंने छोड़ दिया। तो मीन्स दैट ये शेयर किसको मिल गया, मेरे पूरे भाई को। तो मीन्स दैट आपने आधा 2.5 करोड़ का शेयर उसको बेच दिया। मैं कहा मैंने कहा बेचा, छोड़ना भी तो बेचना ही हुआ। अब मालिक वो है, कहीं मालिक तू था, तो हम तो ये कहेंगे, अब कहते मैंने पैसे लिए चाहे नहीं लिए, हम तो डीम्ड मानेंगे। तब तो डेफिनेशन लेकर आए, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर। आपकी सोच बड़ी करने के लिए आप सोचते शायद ये मतलब नहीं होता, नहीं हम तो मानेंगे सर। रीलिंक्विशमेंट इज ऑल्सो अ वेवर ऑफ राइट, इट्स अ सेल, सेल करने से राइट जाता नहीं क्या, तो ये भी तो राइट दिया, तूने उसको दिया। अगला, द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसी राइट का पैदा होना। रीलिंक्विशमेंट था छोड़ना, किसी राइट का पैदा। यहां पे मुझे दो एग्जांपल याद आती है राइट पैदा होने की। एक है राइट शेयर, कभी आपने नाम सुना हो लैंग्वेज में। एक होता है बोनस शेयर, कभी सुना। बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं। अब बोनस शेयर मिलते ही तभी हैं अगर आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर होंगे। अब शेयर ही नहीं होंगे तो बोनस क्या मिलेगा। आपने मुझे कृषि ने बात सुनाई, कल कंपनी ने बोनस दिया, मगर मुझे क्या मतलब है, कारण मेरे पास तो शेयर नहीं थे। जिनके पास शेयर्स थे उनको बोनस मिला, पर आपको ये बोनस मिला क्यों, इफ यू हैव द राइट्स। तो एक राइट और पैदा हो गया, पर ये इसको भी कल बेचने पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन। दूसरी इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं वोडाफोन। मैंने आपको बताया था इंडिया में वोडाफोन का पुराना नाम क्या था, पहले भी बताया था फिर भूल जाते हो आप लोग। हाँ हच, हाँ आज भी नेट पे सर्च कर लेना। हच, वो बताया था ना पग, कुत्ता सा था उसकी एड लेके, उसी से शुरू होता पग की, कुत्ता भी होता छुटू था। तो हच एड था। हच इज अ कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जर्मनी लग थी। वोडाफोन लग कंपनी थी, नाम है सर, आपको तो वोडाफोन ही सुना तो वोडाफोन लग गया। वोडाफोन ने हच को फॉरन में दोनों का क्या हो गया, कोलेब्रेशन, इकट्ठे हो गए, टेक ओवर हो गए। उससे इनडायरेक्टली कब्जा किस पे आ गया, इंडिया। जहां जहां इंडिया में हज के बोर्ड थे सब जगह किसके हो गए, वोडाफोन। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है टैक्स लगेगा। तो फॉरेन गवर्नमेंट के बैठे लोग कहते हैं जी टैक्स क्यों लगेगा, हमने इंडिया में क्या अक्वायर किया। हम तो बाहर बैठे, जैसे मैं कृषि को कनाडा मिला, मैं ऑस्ट्रेलिया का, हम दोनों इकट्ठे हुए। ये कनाडा का, मैं ऑस्ट्रेलिया का, हम दोनों इकट्ठे हुए। हम दोनों के इकट्ठे होने से या मैंने इसको अक्वायर करने से मेरा डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ आ गया, इंडिया में भी आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है ये क्या चक्कर, सारे इकट्ठे वहां होते हैं, फर्क यहाँ आता है क्यों, बोर्ड तो चेंज होंगे, बोर्ड तो चेंज होंगे, उसको राइट्स आ गए। तो यहाँ सरकार ने नया पॉइंट करा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट भी ट्रांसफर है, तभी इस पर टैक्स नहीं लगता था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस लगाया था, 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया था वोडाफोन पे। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, सेल बाहर ही हुई, इंडिया में कोई सेल नहीं हुई, बाहर के दो लोग इकट्ठे होने से। अब इंडिया में अगर राइट आ भी गया तो उसको हम राइट नहीं मानते, तो फिर लॉ में अमेंडमेंट करी गई। सुप्रीम कोर्ट तो चलो ठीक है माई बाप है, तो वहां कोई पूछने वाला नहीं, जो मर्जी बोल देते हैं वो। तो तभी देखना हमेशा हाई कोर्ट के फैसले सही होते हैं, कभी देखना, क्योंकि ये निष्पक्ष फैसला करते हैं, इनको क्या डर है किसी का।
हाई कोर्ट लाइव लाइन को पता मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं, मैं जो मर्जी सुना दूं फैसला। तो दोबारा अमेंडमेंट करी गई कि अगर किसी के होने से, आपस में इकट्ठे होने से या कुछ भी होने से किसी को राइट मिलता है, तो राइट भी ट्रांसफर है। एक्सटिंग्विशमेंट होना, राइज होना, ये चीजें। मैंने बोनस की एग्जांपल बड़ी प्रैक्टिकल ले रही। मेरे खाते में कोई चीज पड़ी थी तो मुझे बोनस मिल गया, कंपनी ने कहा जिन जिनके पास 1000 शेयर है उनको 200 शेयर और देंगे। मेरे पास थे 1000 शेयर, मुझे 200 शेयर मेरे खाते में आ गए, जैसे कूपन आ जाए, आपको कोई बेनिफिट आ जाए। और तभी आया अगर शॉपिंग करते थे, हर बंदे को थोड़ा आता है, वही चीज है। तीसरा, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ बताया था। कंपल्सरी एक्विजिशन कौन करेगा? एक ही बंदा है हिंदुस्तान में, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। मैं थोड़ा, कृषि की कोई प्रॉपर्टी है, मैं कंपल्सरी एक्वायर कर लूंगा, गुंडागर्दी थोड़ी है। तो कोई गवर्नमेंट ही होगी। क्यों? वहां एयरपोर्ट बनाना है, वहां रोड्स बनाने हैं, वहां ब्रिजेस निकलना है। जैसे मोस्टली किसानों की जमीनें एक्वायर हो जाती हैं, क्या कहते नहीं, किसानों की लॉटरी खुल जाती है, वहां पे एयरपोर्ट आ गया तो अच्छे पैसे पैसे मिल जाते हैं, करोड़ों में मिल जाते हैं। तो फिर कंपनसेशन केस वगैरह बड़ा केस था। अगला केस, इन अ केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर or is treated by him as stock in trade of a business carried on by him, such conversion or ट्रीटमेंट, जिसको सिंपल भाषा में हमने क्या कहा था, कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी। सीए मतलब क्या कहा था मैंने, कैपिटल एसेट, किसमें कन्वर्ट करना है, एसआईटी फुल फॉर्म स्टॉक इन ट्रेड। बेस्ट एग्जांपल, मेरे पास 6 प्लॉट्स हैं, तो मैंने सोचा अपना प्रॉपर्टी का काम खोल लिया। अपने ही प्लॉट थे, प्रॉपर्टी का काम खोल लिया। हाँ जी, सेल ऑफिस खोल के टेक क्या टेबल ही लगाना है, बैठ गए कि हाँ जी अब प्रॉपर्टी का काम है। मेरे पास 10-12 कारें थी अच्छी खासी वाली, तो मैंने उसको रेंट पे देना शुरू कर दिया एज अ स्टॉक एंड ट्रेड। पहले कैपिटल एसेट थी, अब बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। मोस्टली मैंने एग्जांपल दी थी, आजकल तो बनिए उसमें आ रहे हैं, ज्वेलरी के शोरूम में आ रहे हैं। मोस्टली ज्वेलर्स के शोरूम जिनके बढ़िया के हैं, उनका काम भी नहीं, उनको पता भी नहीं ये कैसे होता है। पर क्यों आ रहे हैं, उनको मेन चीज उनके पास क्या पड़ी है, गोल्ड, सोना। दादा परदादा से घर वालों के पास 2-2, 3-3 किलो, वैसे किलो कह रहा हूँ, 2.5 किलो 50 लाख का, ऐसा 3 किलो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का है। वो दे के उन्होंने ज्वेलरी बना ली, शोरूमों में लगा ली, बैठ के बेचना करना है। काम तो कारीगर ने करना है, आप तो शोरूम में लगा के लाइटें लगा के बैठना है। पर वो तभी हौसला पड़ा, वरना स्टॉक कौन डालता? एक दुकान स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए। स्टॉक कहाँ है? मगर स्टॉक तो है नहीं, कैपिटल तो है। तो पहले कन्वर्ट किया, कैपिटल कन्वर्ट इज ऑल्सो ट्रांसफर। अगला पॉइंट, एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग अलाउंस ऑफ, क्या है वर्ड है, पोजेशन। ये थोड़ा एक्चुअली पूरी अच्छी खासी इंग्लिश है, मेरी लैंग्वेज में बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। पोजेशन मिलना भी क्या है, ट्रांसफर। जैसे हिंदुस्तान में आपको पता है रजिस्ट्री सेम डेट पे नहीं होती। मैंने आज इस शोरूम का पोजेशन ले लिया, अपने ओनर से बात करके, मैं कैसा रजिस्ट्री कराऊंगा अगले साल, पैसे नहीं है। अगर वो मानेगा तभी है ना, थका थोड़ा। वो कहता चल सकता है, कम कर ले तू, पोजेशन आज ले ले, चाबियां पकड़, अपना काम का स्टार्ट कर, तू के लेट हो रहा है, अगले साल आप रजिस्ट्री करा लेंगे। मैं कहा जी फिर ट्रांसफर कब मानेंगे, इस साल या जब रजिस्ट्री होगी? नहीं, जिस साल आपको पोजेशन मिल गया, कुछ टोकन मनी देके बोलते ना, टोकन मनी बयाना वगैरह बोल देते हैं आप लोग, वो देके मिल गया, तो वो क्या बन जाएगा आपका, पोजेशन of any immovable property so as to retain in part performance of contract in the nature of, जो भी है टीपीए एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दौरान कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, पूरी कर लो तो ट्रांसफर माना जाएगा। अगला पॉइंट लास्ट पढ़ रहा हूं पहले, मैच्योरिटी ऑफ जेडसीबी, याद है, जेडसीबी, रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर ये क्या होते हैं, बताया था, इनका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता कृषि, ये इश्यू होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे मैं तुझे कहूं आज मुझे 90,000 दे, साल बाद 1 लाख ले लियो, तो कहता क्या ब्याज, मैं बोल तो दिया, ब्याज में क्या रेट बोलूं क्या, 90,000 आज दे, साल बाद 1 लाख रुपए ले लियो। अब तू सोच घर जाके, सर ने कहा 90 दे 1 लाख ले लियो, कितने बन गए, 10,000, मोटा मोटी करी जाए 11% हो गए। कोई 90,000 का 11% भी करूं तो 9900। अब तू देख 11 पे देने हैं या नहीं देने, पर इनका रेट नहीं होता, सो दैट्स वाई जीरो कूपन। जीरो कूपन, मैं 1,02,000 ले लियो, और तू देख जाके 13,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे या कितने मिलेंगे, वो तू देख। तो ये भी क्या चीज है, ट्रांसफर। ठीक है। और लास्ट बीच में से 6 पॉइंट रह गया, ये क्या चीज है, एनी ट्रांजेक्शन बाय बिकमिंग अ मेंबर या अक्वायरिंग शेयर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एओपी जो भी है, बाय एन एग्रीमेंट, अच्छा आप कोई राइट्स क्या करते हैं जी, इंजॉय करते हैं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के, बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या बाय एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स, फिर भी राइट्स इंजॉय करते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, ट्रांसफर। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स, नंबर 1 सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट,
दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, तीसरा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी, नंबर 5 पोजेशन मिलना इमूवेबल प्रॉपर्टी का, थोड़ा बना चढ़ा के लिख देना। और 6 पॉइंट मैं शॉर्ट कर बोल रहा हूँ, राइट्स एंजॉय करना बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाय एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर 7 रिडम्पशन ऑफ अ जेडसीबी, जीरो कूपन बॉन्ड, खत्म। नेक्स्ट आइएगा। एक क्वेश्चन है अगले पेज पे जाके, ये वाला, 2 मिनट मैं आपको टिक करवाता हूँ। एक पेज तो हो गया, कौन सा पेज था वो अक्षित अपना, कौन सा था? 2.15 है, ओके। और मैं ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पॉइंट है जहां इंडेक्सेशन नहीं होती, मुझे लगता है मेरी बुक में शायद मैंने स्कैन करा कि नहीं करा, मैं वो देख रहा हूँ। लिखा होता है केसेस जहां पे इंडेक्सेशन नहीं होती, वो पेपर में कई बार आ चुका, 8 नंबर में भी आ चुका। ये तो सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड है, मुझे लगता है मेरे पास स्कैन नहीं होगा, मुझे आपकी बुक से देख के बताना पड़ेगा कौन से पे है। और मैं आ गया, मिल गया यार, है मतलब मिला नहीं। मैं तुझे बताता हूँ, यहीं पे था ट्रांसफर, और ये हाँ, ये है ट्रांस, अगले पेज पे वैसे एक पॉइंट हो रहा है। नहीं है सर, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही लिखा पड़ा है। तो ना कई बार बस थ्योरी कम ही पढ़ाते हैं यार, तो उस चक्कर में वो स्कैन करना रह गया होगा पेज। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा पेज नंबर 2.167 पे है, केसेस इन विच द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग एलटीसीजी। पेज नंबर टिक कर लीजिए सर, मेरे पास शायद ना हो पेज नंबर, देखो होना चाहिए यार, पता नहीं कैसे निकल गया। पेज नंबर ये है 53, ये तो बहुत पीछे है। 2.167 है जी, प्लीज काइंडली नोट दैट, 2.167। नहीं है, नहीं मेरे पास, मेरे पास पेज नंबर नहीं है वो। 55 है, 55 के बाद 168 है सीधा, मैंने स्किप ही कर दिया, तो मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, आपको अगर मिल जाए तो बताना। 2.167, हाँ जी यही है। 10 पॉइंट्स है, तो पेपर में 7-8 नंबर का आ रहा है, मैं तो कहूंगा फिर 10 के 10 करके जाओ। अगर 7-8 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर में आया तो 5 पॉइंट लिख देना, 4 पॉइंट तो मैं ही याद करा दूंगा, बड़े आसान आसान है इसके अंदर 4 पॉइंट तो। बट आपको 10 के 10 याद करने चाहिए, तो काइंडली एक बार रीड करना। तो धीरज करना, केसेस टिक कर लिया जी, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स काइंडली बताइए। पेज नंबर, एक मिनट जी बस, 2.167 पे थ्योरी, नो इंडेक्सेशन, जहां इंडेक्सेशन नहीं होती, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, दिमाग लगाओ। इंडेक्सेशन होती ही किस में केस में थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही नहीं होती। तो उसने तभी क्या पूछा, पढ़ो, केसेस इन विच इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट इज नॉट टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल। बच्चा कहता सर शॉर्ट टर्म में तो वैसे ही नहीं होती, तो तभी लॉन्ग टर्म में होती है। तो लॉन्ग टर्म में भी कहां कहां इंडेक्सेशन, याद है, सी आई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये दिए हुए हैं, वो कहां कहां नहीं होते, पढ़ो जी। पहला पॉइंट पढ़ना, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। पहला पॉइंट मैं सीधा बोल दूं, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं होती मेरी लैंग्वेज में, मैं इसको थर्ड प्रोवाइजो बोलता हूँ वैसे मेरे नोट्स में। डिबेंचर्स द्वारा एंड बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म पे, उन पे इंडेक्सेशन नहीं होती, बस किस पे होती है, अदर देन, उल्टा बोल दीजिए, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय सरकारी होने चाहिए, तब सरकारी एमडी के डिबेंचर सरकारी होते, सिर्फ ये नाम के डिबेंचर, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। अगला पेज, पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ सोवरेन गोल्ड इशूड बाय आरबीआई, ये भी नाम समझो, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड्स है और इशू कौन कर रहा है, आरबीआई, तो इसको इंडेक्सेशन नहीं होती, अंडर क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर। अगला पॉइंट थर्ड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन और डिवेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी बाय अ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट, वैसे देखो शेयर्स की इंडेक्सेशन होती नहीं, वैसे बता रहा हूँ, उसका थोड़ा अलग लॉ चलता है, 112A सेक्शन, थोड़ा डिफरेंट था, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, एक क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा नहीं था। पर यहाँ बता रहा हूँ कि अगर बेचने वाला या ट्रांसफर करने वाला कौन है, कृषि, NR अंडरलाइन कर लो, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसको भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी, पता होना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट और है, वो डिफरेंट कराऊंगा मैं। NR है, अभी तक 3 पॉइंट आए, डिवेंचर लॉन्ग टर्म एंड बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन नहीं होगी, सिर्फ किस पे होगी, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पे जो गवर्नमेंट इशू करती है। स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द आरबीआई, उस पे इंडेक्सेशन नहीं होगी। तीसरा, शेयर ट्रांसफर एंड डिवेंचर कौन कर रहा है, NRSSE, नॉन रेजिडेंट एसएससी, तब नहीं होगी। नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग और डिवीजन इन क्या, स्लम सेल क्या होता है, जब आप पूरे का पूरा क्या बेच देते हैं, यूनिट, पूरे का पूरा यूनिट अगर आप बेच देते हैं तो उसकी भी इंडेक्सेशन
नहीं होगी। अगला चलिए, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बीइंग एन इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी। ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग क्या मतलब इक्विटी शेयर है किसी कंपनी में, या यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड, या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जहां पे 112 ए लगता है वहां पे भी इंडेक्सेशन नहीं होगी। और देखिए ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी। आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 5 चलता था ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग, मैंने बताया था अभी 112 है। जब उसमें तीन चीज होती है, अगर इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, एक इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, ईओयू बोलते हैं इसको, इन तीनों पे भी नहीं होता। आगे चलिए 6 पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ यूनिट परचेज में इसमें फॉरेन करेंसी, अगर आप कोई फॉरेन करेंसी में यूनिट परचेज करेंगे उसके ऊपर भी नहीं होता। 7th, जीडीआर, हमें प्लस टू बिजनेस स्टडीज में वर्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जो अपने यहाँ के शेयर फॉरेन में बिकते हैं, जैसे कहते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, बाहर के इधर बिकते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे इसके बिकते हैं अपने रिलायंस के, जीडीआर कनाडा न्यूजीलैंड न्यूयॉर्क वहां बिकते हैं। तो और बॉन्ड परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय नॉन रेजिडेंट, जीडीआर और बॉन्ड परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय रेजिडेंट भी, चाहे एनआर परचेज तक के पॉइंट ना रखे हैं यार, आप इकट्ठे लिख देते हैं कि नॉन रेजिडेंट परचेज करे जीडीआर फॉरेन करेंसी में तो करेगी फॉरेन करेंसी में, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। कोई रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में परचेज करेगा उसके भी ऊपर भी टैक्सेशन नहीं होगी। उसके ऊपर कोई यूनिट परचेज करोगे फॉरेन करेंसी में उसकी भी टैक्सेशन नहीं होगी। मतलब मिलते जुलते पॉइंट है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी अदर देन किसको छोड़ के, 115 ए बी को छोड़ के, जो परचेज करी किसने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, नाम सुना हुआ है, एफआईआई, जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे इंडिया के कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसी फॉरेन के इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज में, अदर देन किसको छोड़ के, जो 115 ए बी में आ गए, जो ऊपर आ गए, उसको छोड़ के उसकी टैक्सेशन नहीं होगी। एंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलना, फॉरेन एक्सचेंज एसेट बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन, इनकी टैक्सेशन नहीं। तो ये 10 पॉइंट्स है, मैं तो कहूंगा 8-9 तो पक्के आपको आने चाहिए। तो एक बार ओवरलुक कर लीजिए फटाफट, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये थ्योरी में आएगी आएगी, और इसके साथ थ्योरी की आ रही धीरज 54 की एग्जाम्पशंस वो भी दिखाने वाला हूँ, एक बार देख लीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। तो देखिए सर 10 पॉइंट में कोई डाउट है पूछिए। डिवेंचर एंड बॉन्ड पे नहीं होगा, कैपिटल नेक्स्ट पे हो जाएगा। सोवन गोल्ड पे नहीं होगा, शेयर डिवेंचर इंडियन कंपनी की है किसी फॉरनर ने लिए हैं तब नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, अंडरटेकिंग या डिविजनिंग, इसको बोलते हैं स्लम सेल, एक यूनिट ही बेच दिया तब नहीं होगा। नंबर 5, डिवेंचर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जैसे इक्विटी, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, उस पे नहीं होगा। नेक्स्ट है 6, अगर यूनिट परचेज करे फॉरेन करेंसी में, सीधे बोल दिया, उस पे नहीं होगा। 7 और 8 इकट्ठे हैं, जीडीआर परचेज करा फॉरनर ने फॉरेन करेंसी में तब नहीं होगा, जीडीआर परचेज करा इंडियन ने फॉरेन करेंसी में तब भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स को छोड़ के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर लेते हैं तब नहीं होगा। और लास्ट, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स बाय एनआर, तब नहीं होगा। डाउट, ये पॉइंट रहेगा था मेरी तरफ से पेज, अब आपको पढ़ा दिया, ट्रांसफर बढ़ा दिया, दोबारा बोल रहा हूँ, और जो नेक्सेशन नहीं होगा वो बढ़ा दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट है, अभी आप पीछे देख रहे थे ना पा, वो पॉइंट ये है, मैं क्लास में मैं क्लास में करता से करा दूंगा। तो ये पॉइंट, पेज नंबर 2.156, पेज नंबर एक और नोट कर लीजिए, 2.156 पे है, थ्योरी कभी आ सकती है, चांसेस हैं। लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज क्या, ट्रांसफर। अभी आप पढ़ रहे थे किसको ट्रांसफर मानते हैं, 7 पॉइंट, इसके तो बहुत ज्यादा है, इसके देखो सारे तो हम कर नहीं सकते, मैं देख पा रहा हूं तो ये कम से कम है 30-40 के करीब है सर। तो 30-40 तो आप कर नहीं सकते ये कृषि। तो ये 2.156 पे मेन मेन इसके 7-8 पॉइंट, इजी इजी, 5-6 तो हमारे सिलेबस में है, मेरे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, मैं वो करा दूंगा। तो ये पढ़ के जाना, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये भी थ्योरी, लास्ट है थ्योरी मैं 3 बुक में से। बाकी 54 की एग्जाम्पशंस हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं, वो तो पढ़ के जानी पड़ेंगी। घर बेच के घर ले लो, कुछ भी बेच के घर ले लो, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर दो बॉन्ड्स में 50 लाख तक, ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शिफ्ट कर रहे तो वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताइए। डन है सर, ये अपना बहुत है जी इधर से। और मैं यहाँ पे कैपिटल गेन के जो मेरे नोट्स हैं आपके पास कैपिटल गेन के, या फोन से ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 पे है, एग्जम्पशन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और एचईएफ। अगर नोट्स हैं तो आप नोट बता दीजिए मुझे, एग्जम्पशन अवेलेबल टू
नोट्स हैं, मैं खोल लेता हूँ पेज, देना। नहीं, कैपिटल गेन लगा जी, कैपिटल गेन पूरा ही लगा है। एग्जम्पशंस थी 54 की, 4-5 थी। मैं आपने दूसरे भी डाल रखे, ये रहा। आप चाहे एक बार सेंटर में रख लीजिए, सभी देख लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट है। अभी तो ये 4-5 सेक्शन ही है। जैसे पहला सेक्शन कौन सा है मेरे पास, 54, ये पढ़िए। क्या हेडिंग क्या दिया धीरज, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड यूज फॉर क्या, रेजिडेंशियल हाउस। घर बेच के घर लेना, तो टाइम था। बेचने वाला कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचईएफ। और पेपर में पूछ भी क्या किसी को, सीधा पूछ रहा है इंडिविजुअल को कौन कौन सी एग्जम्पशन मिलती है, जैसे ही मिलती है तो लिख के आना पड़ेगी आपको। ये अगर वो घर बेच के घर ले। और एसेट कौन सी होनी चाहिए, एलटीसीए, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल, बड़ी होनी चाहिए, 3 साल से ऊपर टाइम पीरियड है, ओके 2 साल। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए या बिल्डिंग होनी चाहिए जहां वो रहता था। जो परचेज कर रहे हो वो भी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कहां पे, इंडिया, ये नहीं कनाडा परचेज करोगे आप, ठीक है ना। आगे, परचेज करने का टाइम क्या है, 1 साल पहले या बेचने के 2 साल बाद। अगर खुद बनाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 साल। 3 साल के भीतर भीतर घर बन के तैयार हो जाना चाहिए ट्रांसफर डेट से। अगर आपने कहीं बैंक में जमा कराना, कल आया ना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, 5 नंबर पूछ रखा थ्योरी, वो भी आ जाता कई बार, पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो वो भी स्कीम एप्लीकेबल है, आप बैंक में खाता खुलवाइए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के नाम पे खुलेगा, उसमें पैसे जमा करा दीजिए। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन क्या मिलेगी, जितने का कैपिटल गेन है या जितने की न्यू एसेट है, विच एवर इज लोअर। अगले 3 साल तक आपने वो घर बेचना नहीं है। जब वो घर बन के तैयार हो गया, एग्जम्पशन मिल गई आपको, तभी नहीं छोड़ा ना। आपने कहा 2 करोड़ का घर बेचा, लिया था 1 करोड़ 20 लाख का, 80 लाख का मुनाफा हो गया। आप कहते हैं इस 80 लाख पे टैक्स मत लीजिए वरना 20% टैक्स है। मैं एक काम कर, जो बेच के पैसा आया उसको क्या कर दे, दोबारा इन्वेस्ट कर दे। पर वो इन्वेस्ट करा हुआ पैसा दोबारा प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी दोबारा अगले 3 साल तक नहीं बेचनी। अगर बेचोगे तो जो माफ किया था उस पर दोबारा क्या लग जाएगा, टैक्स। तो ये पॉइंट्स है हमारे पास। 54B अगला सेक्शन है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के अनदर एग्रीकल्चर लैंड लो। हमने ये नहीं कहा अनदर कौन सी लो, मे बी इट्स अ रूरल, मे बी इट्स अ, पर बेचने वाली अर्बन है, शहरी जमीन है। तो वही बेचने वाला कौन, इंडिविजुअल एचईएफ। हाँ, यहाँ जमीन बोल दी, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, बेची जाओ ले जाओ, बेची बेच जाओ, ठीक है। और ये लैंड यूज होनी चाहिए आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स द्वारा, मिनिमम 2 इयर्स। एग्रीकल्चर जो खरीद रहे हो वो रूरल हो चाहे अर्बन हो। यहाँ लैंड है तो बनाओगे तो कैसे, या तो खरीद ही सकेंगे। और खरीदने का टाइम है 2 साल आफ्टर द सेल, ओके। बैंक में जमा करा सकते हो, कई बार अच्छी जमीन नहीं मिलती तो ये तो था कि अभी जमीन लेनी है तो वेट करो, वेट करने के लिए फिर पैसे को कहाँ रखें, तो उसको बैंक में रखो, ठीक हो गया। तीसरा, कैपिटल गेन और डिपॉजिट स्कीम विच एवर इज लोअर। तीसरा, वो उस जमीन को भी आपने अगले 3 साल में बेचना नहीं है। अगले पेज पे, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग 54D, डी से, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे एनी पर्सन है। दिमाग लगा, मैंने क्यों कहा था एनी पर्सन, या इंडस्ट्री की बात हो रही है। अब इंडस्ट्री की बात हो रही है तो मतलब बड़ी बात हो रही है, तो बड़ी में तो एनी पर्सन में कंपनी भी होगी, फर्म भी होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ भी होगा इसके अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी। अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कंपल्सरी एक्विजिशन हो रही है आपकी जमीन, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, अगर आपके साथ धक्का हो रहा है, आपकी जमीन एक्वायर करी जा रही है तो घबराइए नहीं, इस अपने प्लांट को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। मैं क्या, शिफ्ट करेंगे तो एसेट बेचनी पड़ेंगी, बेचूंगा तो उस पर मुझे गेन होगा, उस गेन पे आप टैक्स लेंगे। मैं घबराइए नहीं, उसी एसेट्स को शिफ्ट करके कहीं और ले जाइए, विद इन टाइम बता दिया। बस वो प्लांट पहले यूज होना चाहिए, और शिफ्ट करेंगे तो नई जगह लेनी पड़ेगी, नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, पर टाइम बता दिया विद इन 3 इयर्स। फिर आपने इतना गेन कमाया है, मैं उस पर टैक्स नहीं लूंगा। और यहाँ पे भी कैपिटल गेन स्कीम एप्लीकेबल है। और कितने पैसे लगाओगे, कॉस्ट, CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। और अगले 3 साल जब से कंस्ट्रक्शन हो गई, ये प्लांट आपने दोबारा बेचना नहीं। हमने एक्वायर कर लिया तो डिफरेंट चीज है, आपने नहीं बेचना। नेक्स्ट है 54EC, इसके साथ ही दिया हुआ है, मिल गया। ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट करो सर्टन बॉन्ड में, करेगा कौन, एनी पर्सन। एसेट कौन सी बेची हो, लॉन्ग टर्म, और बेचा भी क्या हो, सिर्फ लैंड बिल्डिंग और बोथ, कोई भी। और इन्वेस्ट करो बॉन्ड्स में, कौन से, जो 5 ईयर इशू है, कौन सी कंपनी के, 4 कंपनी है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रोड्स बनाते हैं आपके। दूसरा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तीसरा, पावर फाइनेंस। लास्ट है इंडियन रेलवे। मैक्सिमम कितने पैसे लगा सकते हो उसमें, 50 लाख, डन हो गया। विद इन कितने महीने में लगानी है, 6 महीने में। यहाँ डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल क्यों, तो कह रहा मैं सोच के करूंगा, सोच के करने, 4 तो लोग, 4 तो बॉन्ड्स हैं, इसमें सोचना क्या, कहीं भी लगा दे। रेट देख, जिसका ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक लगता है, रेट देख। कंडीशन वही है, सब में 50 लाख, सब में मतलब टोटल मिला के 50 लाख ही लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं। टाइम 6 महीने ही है, ओके। और जितने जमा कराए और CNA विच एवर इज लोअर। और अगले 5 साल तक इन बॉन्ड्स को बेचना
नहीं है। अगर बेचोगे फिर हमें क्या फायदा हुआ? अच्छा तुमने, मैंने तेरा कैपिटल गेन बचाया, तूने इन्वेस्टमेंट करी, तूने फिर बेच दिए, फिर फायदा क्या हुआ? हम तो चाहते हैं तेरे पास पैसे ना हो तो इन्वेस्ट करके रखो उसको। तो ये चीज है। एंड द लास्ट सेक्शन 54F, मेन सेक्शन, कुछ भी बेच के क्या लो? घर। जैसे मोस्टली लोग करते हैं, ज्वेलरी बेची, कुछ भी प्लांट मशीनरी बेची, कुछ भी बेच के पैसे आ गए, तो उसको टैक्स बचाना है तो क्या करो? घर लेना जरूरी है तो घर ले लो, अगर नहीं है आपके पास तो घर ले लो। तो पढ़िए क्या, ये बेचने वाला कौन है? इंडिविजुअल एचयूएफ है, एलटीसीए। तो आप लिख सकते हैं पेपर में ना, इंडिविजुअल तो हर जगह कवर है। तो बच्चा कहता है कि सारे लिखने पड़ेंगे, हाँ थोड़े थोड़े करके। 54 54 बी, 54 डी, 54 ई सी, 54 एफ, ये 5 हो गए। दो मैंने अलग से दिए थे पीजीबी के साथ, 54 जीए और जीबी। एक और है 54 एच भी है, 54 डबल ई भी है, पर डबल ई एंड ई सी दोनों सेम है। तो आप पढ़ सकते हैं बुक से, कैच कर लेंगे अपन। और यहाँ पे बेच के कुछ भी क्या लेना है? घर लेना है। घर लेने का टाइम फिर वही विद इन बिफोर, जब परचेज करना है आफ्टर 2 ईयर, ये बनाना है तो कितने में? 3 साल में। और डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है। यहाँ डिडक्शन फ्लैट नहीं मिलती, यहाँ कैसे मिलती है? प्रोपोर्शनेट। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल गेन डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। और कंडीशन फिर वही है, जो पढ़ के याद हो जाएगा आपको। वो कंडीशन वही है कि अगले 3 साल तक ये घर को बेचना। ये मेरे कैपिटल गेन का मेन आज आपका टारगेट था, कि आपको थोड़ा थ्योरी भी बता दूं कैपिटल गेन का। कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल, या पहले अदर सोर्स का न्यूमेरिकल, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल हमारे पेंडिंग है। हाउस प्रॉपर्टिकल हो गया, रेजिडेंशियल की थ्योरी भी होगी, मतलब एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। इधर से भी एक थ्योरी में कैपिटल गेन वाला सोर्स ही है, और पीजीपी की थ्योरी मैंने पेज फोल्ड कर दिया, स्कैन करा के रखे हुए हैं, वो अपन 9 तारीख को पढ़ लेंगे आराम से, वो भी कवर हो जाएगा। कल अपन मेन अदर सोर्स पे ग्रिप करते हैं। ठीक हो गया? वही मैंने पेज ऐसे ओपन किया हुआ था, तो मैं कल अदर सोर्स से ही स्टार्ट करूंगा। आज के लिए आप कैपिटल गेन अपना जाके थ्योरी पॉइंट से जो टिक कराया, क्या क्या ट्रांसफर है, क्या ट्रांसफर नहीं है, क्या किसकी इंडेक्सेशन नहीं होगी, या 54 के ये पॉइंट्स ये पढ़ लो। और रेजिडेंशियल का थ्योरी, वही क्या क्या चार्ट है, कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या है, या पुराना एग्रीकल्चर, हाउस प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ। मतलब कल का लेक्चर मेन रहेगा। कल अपन कर लेते हैं इसके ऊपर अपना अदर सोर्स, वो करके काफी हद तक अपन ठीक हो जाएंगे। अदर सोर्स का कर लो। कल 8 तारीख है, 9 तारीख को पीजीबीपी और थ्योरी फिर कर लो। 10 तारीख को अगेन अपना, या कल कैपिटल गेन भी थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा याद आ जाएगा कैपिटल गेन क्या था क्या नहीं, ये हो सकता है। ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए जी। अभिनव, प्रथम, कोई डाउट?